हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये कुछ केस स्टडीज़ बेस्ड एमसीक्यूज़ के बारे में। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि वहाँ पे डायरेक्ट एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं और इनडायरेक्ट एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ केस बेस्ड स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के बारे में कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से आखिर कैसे एमसीक्यूज़ बनते हैं। और आई होप आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो कॉमेंट सेक्शन में अपने सवालों को आप ज़रूर छोड़ें। चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चन सीरीज़ को। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, A manager shows the same treatment to all employees irrespective of their religion, caste और gender which principle is practiced। एक मैनेजर है कंपनी के अंदर जो लगभग सभी एम्प्लॉयज़ के साथ सेम ट्रीटमेंट को फॉलो करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है? क्या वो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल है, क्या वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, क्या वो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है, या क्या वो प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन है? तो यहाँ पर बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बारे में। बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है कि ना रिलीजन, कास्ट और जेंडर किसी के नाम पे भी हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सभी एम्प्लॉय से हमें एक सेम तरीके का ट्रीटमेंट रखना है, एक सेम तरीके का बिहेवियर क्रिएट करना है। सेकंड देखिए, अ वर्कर रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्पीड बॉस। एक वर्कर है जिसे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है स्पीड बॉस से, रिपेयर बॉस से, इंस्पेक्टर से और गैंग बॉस से, जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं सेम ही जॉब के। तो ये किसका एग्जांपल है? यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, गैंग प्लैंक है, या फंक्शनल फॉर्मेनशिप है? तो ये ध्यान रखना बेटा, ये एफडब्ल्यू टेलर की बात हो रही है। एफडब्ल्यू टेलर ने ही नई टाइप्स ऑफ लीडर्स के बारे में बात करी थी। इसमें स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस है, इंस्पेक्टर बॉस है और गैंग बॉस है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात हो रही है सेम जॉब पे, तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और गैंग प्लैंक जो है ये तीनों के तीनों ही हेनरी फ्यूल के दिए गए प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन ये जो बात हो रही है बॉस के बारे में, ये टेलर के प्रिंसिपल्स हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। थर्ड देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करती है एक बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी कंसंट्रेटेड एट टॉप लेवल्स एंड अथॉरिटी डिस्पर्स्ड एट लोअर लेवल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैलेंस मेंटेन करती है जिसमें अथॉरिटी को बहुत बार टॉप लेवल पे रखा जाता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर को, और बहुत बार डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि अथॉरिटी को लोअर लेवल के साथ भी शेयर किया जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेलीगेशन को कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को कर रहा है, स्केलर चेन को कर रहा है, या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को कर रहा है? तो जब आप कभी कभी मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के हाथ में रखते हैं उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और जब आप डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर करते हैं तो उसे अपन डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल सेट बैठ रहा है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें बहुत बार डिसीजन मेकिंग पावर को टॉप लेवल पर और बहुत बार डिसीजन मेकिंग पावर को फर्दर लेवल्स के साथ भी क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 44 देखिए, डेल्टा लिमिटेड है जो कंडक्टेड कर रहा है स्टडीज टू एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि मोशन के बारे में बात हो रही है, ताकि वर्कर के यहाँ पे फैटिक जो है वो रिड्यूस हो पाए। देखिए, जब भी मूवमेंट का सवाल आता है तो मूवमेंट वर्ड निकला है मोशन से, और मोशन इज इक्वल टू मूवमेंट। मोशन का मतलब ही होता है मोटर मोशन यानी कि मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है, मतलब डेल्टा लिमिटेड है, वो इस तरीके से बिजनेस की स्टडी करवा रहा है कि जिन जिन मूवमेंट्स में, जिन जिन मोशंस में हमें समय बर्बाद होता है उनको हम क्या करते जाएं? रिमूव करते जाएं। तो ये जो टेक्निक है जो टेलर के जरिए दी गई है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसे हम मोशन स्टडी बोलते हैं। यहाँ पे मोशन स्टडी की बात हो रही है, टाइम स्टडी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है किसके ऊपर? मोशन स्टडी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैनेजर एनकरेजेस टीम सेलिब्रेशन। एक मैनेजर है कंपनी का जो टीम सेलिब्रेशन को एनकरेज करता है, और वो यूज करता है वी को, हम को यूज करता है इंस्टेड ऑफ आई, यानी कि मैं की जगह पे वो हम को यूज करता है, और प्रमोट करता है टीम वर्क को एम्प्लॉयज के बीच में। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है? इनिशिएटिव नहीं, इक्विटी भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, स्प्रिट डी कॉर्प्स है बेटा। स्प्रिट डी कॉर्प्स जो बताता है कि बिजनेस के अंदर सभी एम्प्लॉयज के बीच में हार्मनी वाला माहौल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है? वी की जगह पर, सॉरी आई की जगह पर वी को यूज किया जाता है, मतलब मैं की जगह पर हम का इस्तेमाल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट हो जाता है, वहां पर कॉन्सेप्ट हो जाता है कौन सा? एस्पिरिट डी कॉर्प्स का। आगे देखिए, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्कर्स आर अलाउड टू यूज स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड फॉलो प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग टास्क। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर वर्कर्स को परमिशन है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स को यूज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड से किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क,
स्टैंडर्डाइजेशन, मेथड स्टडी या बोथ ए एंड बी। तो याद रखना इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क भी हो रहा है ताकि स्टैंडर्डाइज टूल्स को सेलेक्ट कर सकें, और स्टैंडर्डाइजेशन भी हो रहा है क्योंकि प्रीस्क्राइब्ड मेथड से, प्री का मतलब होता है जो पहले से मेथड्स तय कर दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, जैसे हम फोन का रिचार्ज करवाते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क और स्टैंडर्डाइजेशन दोनों फिट बैठते हैं। 47 देखिए बच्चों, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए कंपनी हैज बोथ द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द आउटकम्स। जो प्रोडक्शन मैनेजर है कंपनी का, उसके पास अथॉरिटी भी है डिसीजन लेने की और रिस्पांसिबिलिटी भी है उसके पास पूरी तरीके से जो आउटकम्स निकल के आते हैं, जो रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या चीज इलस्ट्रेट हो रही है, डेलीगेशन है, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी है, सेंट्रलाइजेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड है। तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास अथॉरिटी भी है डिसीजन लेने की और रिस्पांसिबल भी वही है आउटकम्स को लेकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन मैनेजर के पास दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। 48 देखिए, एक न्यू एम्प्लॉय है जिसने एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कि वो कंपनी के रूल्स को फॉलो करे, अथॉरिटी की रेस्पेक्ट करे और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करे। ये किस चीज को दिखाता है, क्या ये ऑर्डर है या डिसिप्लिन है? तो ये वर्ड जो है डिसिप्लिन को मैटर करता है बेटा, जिसमें कंपनी के रूल्स को फॉलो किया जाता है, रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, अथॉरिटी को रेस्पेक्ट करी जाती है और पंक्चुअलिटी, टाइम से आना, टाइम से जाना को प्रमोट किया जाता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है। हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। आगे देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिटरमाइन करती है साइंटिफिक एनालिसिस दैट ए वर्कर शुड टेक 30 मिनट्स टू कंप्लीट अ टास्क। ऑर्गेनाइजेशन ने एक अनुमान निकाला है, एक साइंटिफिक एनालिसिस निकाला है कि एक वर्कर को एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में 30 मिनट्स लगते हैं। तो ये कौन सी स्टडी हुई है? तो जाहिर सी बात है 30 मिनट्स लग रहे हैं, यानी कि टाइम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ कौन सी स्टडी हो जाएगी? आपके टाइम स्टडी हो जाएगी। एंड लास्ट इज A company promotes cooperation between management and workers by sharing gains arising from increased productivity। एक कंपनी जो है कॉपरेशन को प्रमोट कर रही है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, जिसमें वो प्रॉफिट को शेयर कर रही है जब जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे टेलर का कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है? यहाँ पे टेलर का प्रिंसिपल हो रहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन को प्रमोट किया जा रहा है बाय शेयरिंग गेन्स अराइजिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आई होप आपको ये सारे के सारे केस बेस्ड एमसीक्यू समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।